आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा पश्चिम बंगाल के बर्धमान में खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा की भी है। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले शिवलाल ने महाकुंभ में स्नान के लिए पैदल रास्ता अपनाया है। जोधपुर से करीब 1000 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर शिवलाल अब कौशाम्बी पहुंच गए हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए शिवलाल 29 जनवरी को पैदल जोधपुर से निकले थे और अब वो महाशिवरात्रि के दिन संगम के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जाहिर है महाकुंभ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्नान ध्यान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा मिली है। दरअसल जिले के सतगाछिया गांव में तालाब की नवीनीकरण का काम चल रहा है, जहां जेसीबी की खुदाई के दौरान मिट्टी से ये मूर्ति निकली। ब्लैक स्टोन पर बनी इस मूर्ति की ऊंचाई 3 फीट 3 इंच है। करीब 1000 साल पुरानी इस प्रतिमा की लोगों ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने कार रेसिंग और स्टंट करने वाले 10 युवकों की क्लास लगाई है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इन युवकों का कार से रेस लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एक्शन लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 23,000 रुपए का चालान काटा और ट्रैफिक पार्क में यातायात नियमों का पालन करने के लिए युवकों की 2 घंटे की क्लास भी लगाई। बिहार के आरा में परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों ने डीजे पर जमकर डांस किया। दरअसल छात्र मॉडल स्कूल से परीक्षा देकर जैसे ही बाहर निकले, गेट पर शादी का डीजे बजता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें सभी छात्र शामिल हो गए और हाथों में एडमिट कार्ड लेकर डांस पर परीक्षा खत्म होने की खुशी मनाने लगे। हालांकि अभी छात्रों का प्रैक्टिकल बाकी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था कि मोटापे के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि वो 10 लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं जो मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और खाने में तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की मोटापे को कम करने की मुहिम को सफल बनाने को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। खराब लाइफस्टाइल और डाइट में गड़बड़ी के कारण लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। बिजी लाइफ के चलते लोग इंस्टेंट फूड को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में शरीर को विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन सही तरीके से नहीं मिल पाता, जिससे मोटापा बढ़ने का खतरा बना रहता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे से लड़ने की अहमियत पर जोर दिया और लोगों से खाने में कम तेल का इस्तेमाल करने की बात कही। खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोटापे के कारण डायबिटीज और दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ रहा है। लिहाजा उन्होंने तेल का सेवन 10% कम करने का चैलेंज देते हुए देश की 10 मशहूर हस्तियों को नॉमिनेट किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे की बढ़ती समस्या को लेकर बात की है। प्रधानमंत्री की ये पहल रविवार को उनके मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य सुधारने की अपील के एक दिन बाद आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं इन लोगों को नॉमिनेट करता हूं कि वे मोटापे के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करें। मैं उनसे ये भी अनुरोध करता हूं कि वे 10-10 लोगों को नामित करें ताकि हमारा अभियान और बड़ा हो सके और खाने में तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान के लिए जिनको नॉमिनेट किया उनमें आनंद महिंद्रा, चेयरमैन महिंद्रा ग्रुप, निरहुआ भोजपुरी एक्टर, मनु भाकर निशानेबाज, मोहनलाल एक्टर, नंदन नीलेकणी
सह संस्थापक इंफोसिस, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, रंगनाथन माधवन एक्टर, श्रेया घोषाल गायिका, सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद, मीराबाई चानू वेटलिफ्टर। सोशल मीडिया पर इन सभी की फैन फॉलोइंग काफी है। सोशल मीडिया पर अगर ये कलाकार किसी अभियान का प्रचार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उनमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं मोटापे के खिलाफ पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान से जुड़कर बहुत खुश हूँ। मोटापा जीवन शैली से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, स्ट्रोक और सांस लेने की समस्याएं, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का तो जिक्र ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों को नॉमिनेट किया है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो इस जनरेशन के लिए सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू है। वर्तमान समय में देश और दुनिया में 38% से अधिक आबादी ओवरवेट है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की 2023 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये आंकड़ा आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। इस नई रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी अधिक मोटापे का शिकार हो जाएगी। मोटापा जब भी आता है तो ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ अनेक बीमारियां भी साथ आती हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्मोनल डिसबैलेंस और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं मोटापे का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिन मरीजों में ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है उनमें मोटापा बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं, और जब दिमाग की उलझन बढ़ जाती है तभी मोटापा बढ़ सकता है। मोटापा और जिसे ओवरवेट और ओबेसिटी कहते हैं, इंक्रीज फैट डिपोजिशन इन द बॉडी, ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इससे कई डिजीजेज एसोसिएटेड होती हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल बताया मन की बात में कि कितने लोग मोटापे के शिकार हैं, और ये बच्चों में भी देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं, मतलब जो बहुत ट्रांस फैट्स में रिच हैं, सॉल्ट, शुगर्स, बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा रहे हैं। ये डाइट बहुत कैलोरी डेंस है, रिच इन फ्राइड फूड्स है, और ये बिल्कुल न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड डाइट है, जिसको हम एक हाईली इन्फ्लेमेटरी डाइट भी कहते हैं, जिससे नॉट ओनली बच्चे, मिडिल एज भी मतलब सभी वर्ग के लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं। और इससे कई डिजीजेस जो हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं उसके हम लोग शिकार हो रहे हैं। और ये डिजीजेस जो पहले 70-80 साल पे होती थी, 65 ईयर्स पे होती थी, अब बच्चों में देखी जा रही है। बच्चों में ब्लड प्रेशर, बच्चों में डायबिटीज, जैसे डायबिटीज टाइप 2 30 इयर्स पे देखते थे, 25-30 पे, अब हमें वो बच्चों में दिख रही है। हालांकि तेल कोई भी हो, कम मात्रा में खाना ही ठीक होगा। भारत में लोग अमूमन सरसों के तेल से लेकर मूंगफली और अलसी के तेल तक खाना पकाने के लिए कई तरह के तेल इस्तेमाल करते हैं। वहीं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की माने तो दिन भर के अपने खाने में 20 ग्राम से ज्यादा तेल का इस्तेमाल न करें। कुछ लोग हेल्दी समझकर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल बेशक हेल्दी विकल्प हो सकता है, लेकिन उसमें कैलोरी काउंट ज्यादा होता है, लिहाजा दिन भर में 1 या 2 चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल न करें। मोटापे की समस्या से बचने के लिए फाइबर और विटामिन रिच डाइट जरूरी है। वहीं ज्यादा कैलोरी वाले जंक फूड, तली भुनी और मीठी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इसके बजाय अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करें, और साबुत अनाज भी मोटापे की समस्या से बचाएंगे। स्पेशली पेरेंट्स में ये अवेयरनेस हो कि घर पे क्या खाना बनता है, कैसे बनता है, कौन से हेल्दी फैट्स हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, फैट्स कम करने हैं, ऑयल की मात्रा कम करनी है खाने में, बच्चों को हेल्दी टिफ़िन पैक करें। और फूड की डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि हमारे फूड खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स, स्प्राउट्स, जैसे ये जो है मोटा अन्न जो होता है जैसे कि रागी, बाजरा, इनकी मात्रा बढ़ाएं। मैम अभी हम लोग कहीं पढ़ रहे थे तो मोटापा जो है, खासकर जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी पर भी बड़ा खराब असर डाल रहा है। वो मेंटली इससे एक तरह से डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिर रहा है। इस तरह की क्या केसेस आ रहे हैं सामने देखने को? डेफिनेटली मोटापे के कई कारण हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया डाइट, अनहेल्दी डाइट, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और दूसरा है इमोशनल ईटिंग। जब देखा गया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, बच्चों में डिप्रेशन होता है तो हम लोग ज़्यादा खाते हैं। इमोशनल ईटिंग जिसको कहते हैं, जब हमें भूख भी नहीं लग रही होती फिर भी खाते हैं। खाने में तेल का ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदायक होता है। इससे शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज के समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो ऑयल फ्री डाइट को प्राथमिकता देते हैं। बिना तेल का खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह आपके हृदय रोग के खतरे को कम करता है और वजन कम करने में भी मददगार होता है।
जाहिर है मोटापा सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस समस्या से निपटने के लिए खाने में से तेल की मात्रा को 10% तक कम करने की अपील की है। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की मोटापे को कम करने की मुहिम को सफल बनाने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पशुओं का चारा खाया वो हालात नहीं बदल सकते। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार को लाडला सीएम भी बताया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन मामले में जयपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि विधानसभा से निलंबित किए गए सभी 6 कांग्रेसी विधायकों को बहाल करने पर सहमति बन गई है। महाकुंभ अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी अमृत स्नान के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले संगम में स्नान करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का जत्था संगम नगरी पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि इस महाकुंभ में अब तक करीब 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर रक्षा मंत्रालय एक्शन में है। रक्षा मंत्रालय ने विमान के निर्माण में आ रही दिक्कतों का पता लगाने के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बता दें कि साल 2010 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 40 तेजस MK-1 फाइटर जेट्स के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन इनमें से अब तक 36 विमान ही सौंपे गए, जबकि 4 विमानों की डिलीवरी अब भी बाकी है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ और माना जा रहा था कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा, और हुआ भी यही। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर रेखा सरकार का घेराव किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। माइक खोले, मुख्यमंत्री खोलिए माइक, सबके माइक खोलिए, उनको आप सबके माइक खोलिए। जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छीन ली है। आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। आप यहाँ पे चर्चा करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए हैं? देखिए, दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। ये कहना है सदन में आवाज उठनी चाहिए। विपक्ष ने आने वाले दिनों का टोन सेट कर दिया। करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए हैं? बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया और पहले ही दिन उनका सामना जबरदस्त हंगामे से हुआ। विपक्ष के नेता आतिशी ने पहले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी और फिर आरोपों की बौछार कर दी। आतिशी ने आज दावा किया कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से डॉक्टर अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई है, जो बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति को जग जाहिर करती है। बीजेपी ने कहा कि आतिशी ने अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए झूठ बोला है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं। तो ये कमरा
दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबूत के साथ आतिशी को जवाब दिया। अपने कमरे की तस्वीरें दिखाई जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें दिख रही हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बस उन तस्वीरों की जगह बदली गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आतिशी ने हंगामा खड़ा करने की जल्दी में बिना सच जाने तस्वीरों का मुद्दा उठाया था। एक और मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और वो है महिला समृद्धि योजना। इसके तहत हर महिला के खाते में 2,500 रुपए दिए जाने हैं। इस मुद्दे पर बैनर लेकर आतिशी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गयी। विधानसभा का पहला दिन और पहले दिन ही नई चुनी हुई सरकार से उनके मैनिफेस्टो पर सवाल कर आम आदमी पार्टी आक्रामक दिखना चाहती है, पर बीजेपी बेहद सधे अंदाज में आम आदमी पार्टी को पंजाब में लोगों से किए वादे याद दिला रही है। पहली कैबिनेट खत्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आएगी। हमने तो कहा ना, हम उनसे जो 1,000 रुपया वो वादा करके आए थे पंजाब में, हमने वो फाइलें मंगवाई हैं। हम वो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया, कैसे कैसे वो 1,000 रुपया दे रहे हैं। मैंने आतिशी जी से भी आग्रह किया, आज आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करता हूं, अगर हमें वो मिल जाए जैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा दिल्ली में इम्प्लीमेंट करना। और अगर आतिशी जी अपनी बहनों की वाकई चिंता करते हैं तो हमें जल्दी से वो कागज देने चाहिए कि वो उन्होंने पंजाब में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया 1,000 रुपये वाले को, और क्या क्या मापदंड थे, किन किन बहनों को मिल गया है, तो उनसे हमें काम करने में आसानी होगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट पर चुनाव से लेकर अब तक घेरा है और ये रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। इस पर भी हंगामे के आसार हैं। कल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे वो आपको समय पर सूचना देंगे। सीएजी रिपोर्ट्स किसी भी राज्य की हों, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय विभाग की हों, टेबल होनी चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने देखा कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरह से डिस्टर्ब किया और राज्य में यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी किया। उस वक्त की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स की और आज की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स में भारी कम हो गया है। क्यों हुई है कमी, वो क्यों आई है? ये बताता है कि इनका लोकतंत्र पर से विश्वास न नरेंद्र मोदी का है, न उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल का है। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होने पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं केजरीवाल के वक्त बनाए गए आलीशान मुख्यमंत्री हाउस में बीजेपी मीडिया को ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर मंथन चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर मीडिया के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खोले जाएंगे। दिल्ली की नई सरकार ने साफ कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में मंगलवार को पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट के बाद दिल्ली का सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। की अराजकता के खिलाफ ये कहना है, सदन में आवाज उठनी चाहिए। न्यूज तत्पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 857 अंक को लड़ाकर 74,454 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 243 अंक फिसला, ये गिरकर 22,553 पर आ गया। बैंक, आईटी और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
दिल्ली में सोना महंगा हुआ। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 350 रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 89,100 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत अभी भी 1 लाख रुपए है। पीएम मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हम हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी सकारात्मक है। पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं हैं। साथ ही पीएम मोदी ने समिट में शामिल हो रहे निवेशकों और उद्योगपतियों को उज्जैन जाने का निमंत्रण भी दिया। देश के दिग्गज कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी बेहद पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का कार्बन एडिशन लॉन्च कर दिया। सामान्य वर्जन के मुकाबले कार्बन एडिशन को फुल ब्लैक थीम पर लाया गया है। एसयूवी के नए एडिशन को सिर्फ टॉप वेरिएंट ZET और ZET-L में ही दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 19 लाख रुपए है। कंपनी ने इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प दिए हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी काशी विश्वनाथ मंदिर की। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम में यूं तो रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे पावन दिन भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस बार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की वजह से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की सहूलियत के लिए विशेष कदम उठाए हैं। प्रशासन ने 25 फरवरी से 27 फरवरी तक मंदिर में VIP दर्शन की सुविधा रोक दी है। महाशिवरात्रि की सुबह नागा साधुओं के साथ ही तमाम अखाड़ों के साधु भी मंदिर में पूजा करेंगे। इसके साथ ही देश भर से भक्तों का बड़ा जनसैलाब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ेगा। प्रशासन की तरफ से घाटों पर PAC और NDRF की टीमों की तैनाती कर दी गई है। गंगा में नाव को भी शाम 6 बजे के बाद ना चलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। मंदिर प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग के साथ सभी दिव्यांगजन घर से ही ऑनलाइन दर्शन करें, क्योंकि भीड़ अधिक होने से दर्शन करने में लंबा समय लग सकता है। पिछले साल महाशिवरात्रि पर लगभग 12 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, लेकिन इस साल महाकुंभ की वजह से ये संख्या और बढ़ने के आसार हैं। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि सबसे बड़ा उत्सव होता है। इस वर्ष का जो महाशिवरात्रि का उत्सव होगा वह और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ इस समय चल रहा है और महाकुंभ की समाप्ति महाशिवरात्रि के ही स्नान के साथ होती है। उस दिन यहाँ काशी में सभी नागा सन्यासी भी उपस्थित होते हैं। बड़ी संख्या में नागाओं का भी आगमन होता है। उनका भी स्वागत पुष्प वर्षा के साथ करने का प्रबंध श्री काशी विश्वनाथ न्यास ने किया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पहले से महाकुंभ के पलट प्रवाह के दृष्टिगत जो दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए हमने से पहला जो एंड टू एंड रेलिंग से लेकर और चिकित्सा सुविधाएं, खोया पाया केंद्र, लाइनों में लगे हुए श्रद्धालुओं को पानी पिलाने की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था, ये सारा कुछ किया गया है। इस सारे प्रबंध के बाद हम लोग यहाँ दर्शन करवा पा रहे हैं लोगों को। तो यह सारे प्रबंध उस समय भी रहेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाने का जो हम लोगों का एक अंदेशा है, इसके चलते जो और बेहतर हम लोग कर सकते हैं वह भी करेंगे। कुछ भी भीड़ नहीं है, लाइन में खूब 1 घंटे से लगे हुए हैं, लेकिन बहुत शानदार है, अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त है। दर्शन करके जाएंगे? दर्शन करके ही जाएंगे, 2 दिन लगे जाए। अभी हम कुंभ से आए प्रयागराज, बहुत भीड़ तो ज्यादा था, बहुत चलना भी पड़ा। तो क्या लग रहा है कि आसानी से दर्शन होगा बाबा का कि काफी समय? नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, शायद 1-2 घंटा। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है? नहीं, जाएंगे तब भी। जाएंगे? यस, जितना वक्त लगे। हाँ। बहुत भीड़ है, बहुत लोग बोल रहे हैं 2 घंटे में हो जाएगा, बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दर्शन करके? हाँ, दर्शन करके ही जाएंगे। पराग अग्रवाल को लेकर एलन मस्क का पोस्ट वायरल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। ऑस्ट्रेलिया में टेलीग्राम पर आतंकवाद और बाल उत्पीड़न से संबंधित कंटेंट फैलाने का आरोप है, जिसके बाद ऑनलाइन सेफ्टी एजेंसी ने एक्शन लिया और करीब $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया। हालांकि इससे पहले टेलीग्राम से आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए सवाल भी पूछा गया था। अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को लेकर एक बार फिर से कमेंट किया। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने पराग अग्रवाल को नौकरी से निकालने वाली बात पोस्ट की, जिस पर इलॉन मस्क ने कमेंट करते हुए लिखा, पराग ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाला गया। बता दें कि इलॉन मस्क ने साल 2022 में उस वक्त के ट्विटर को खरीदा था और उसी समय पराग अग्रवाल को भी नौकरी से निकाला गया था।
एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए iOS 18.4 बीटा वर्जन पेश किया है। इस नए वर्जन में कंपनी ने कई नए और इंटरेस्टिंग फीचर्स को शामिल किया। खास बात ये कि इन फीचर्स के जरिए यूजर्स को अपनी फोन स्क्रीन पर एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से जरूरी मैसेजेस को पहचानने और उन्हें रिप्लाई करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये फीचर उन यूजर्स के लिए ज्यादा कारगर हैं जिन्हें ज्यादा मैसेज आते हैं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कपल से जो कि एरोपोनिक तकनीक की मदद से नागपुर में कश्मीरी केसर की खेती कर रहे हैं और सालाना करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। तकनीक के इस युग में बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, फिर आप अपनी पहचान के साथ साथ जिंदगी को नए मुकाम भी दे सकते हैं, जैसे दे रहे हैं नागपुर के अक्षय और दिव्या। अक्षय BBA ग्रेजुएट है और उनकी पत्नी दिव्या बैंकर। लेकिन अब ये घर बैठकर लाखों कमा रहे हैं। दरअसल अक्षय और दिव्या नागपुर के गर्म वातावरण में भी ठंडे कश्मीर में उगने वाले केसर की खेती कर रहे हैं, वो भी महज 400 वर्ग फुट के कमरे में, और इससे ये सालाना 2.5 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। हम लोग 5 साल से कर रहे हैं। हमने एक छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। हमने पहले 100 ही सीड्स कश्मीर से लाके हमने उसमें से प्रोडक्शन लिया था, और जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तब हम लोग हर साल उसको एक लार्ज स्केल पे हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। फिलहाल हमारा 480 स्क्वायर फीट में खुद का प्रोडक्शन हाउस है, और जिसमें से 80 स्क्वायर फीट हमारा लैब है। वो डेडिकेटेडली जो भी ट्रेनिंग्स हमारे पास से ट्रेनिंग लेते हैं सैफरन फार्मिंग के, उनको सिखाने के लिए हमने उसको बनाया है। और उसके बाद जो हमारे जो फ्रेंचाइजीज है जो हमसे सीख के जाते हैं और हम उन्हें सेटअप लगा के देते हैं, तो ऐसे पूरे महाराष्ट्र में हमारे 29 फ्रेंचाइजीज है। तो इन फ्रेंचाइजीज और हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस से इस साल हमने 2024 में 45 kgs के आसपास हमने प्रोडक्शन लिया, जिसका टोटल कॉस्टिंग जो रेवेन्यू हम अगर देखा जाए तो इट गोज नियर अबाउट 2.83 crores। हालांकि ये सब एकदम से नहीं हुआ। उन्होंने पहले 2 साल तक कश्मीर में केसर की खेती के लिए ट्रेनिंग ली और फिर नई तकनीक के साथ नागपुर में शुरू किया केसर की खेती, जो एक नया प्रयोग भी था। इस तकनीक का नाम है एरोपोनिक तकनीक, जिसके तहत इन्होंने अपने घर में कश्मीर जैसा माहौल बनाया। हम लोग नागपुर के गर्म टेम्परेचर में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके, जो एक कश्मीर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके कश्मीर से केसर के बीज लाके हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन ले रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं इसका नाम एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है। केसर का जो प्रोडक्शन है वो पूरे साल भरे का अपन प्रोसेस देख सकते हैं, जिसमें से 4 महीने का जो पीरियड है अपना वो प्रोडक्शन पीरियड है, जिसमें मिट्टी का और पानी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग टेम्परेचर और मिस्ट के भरोसे पे पूरा प्रोडक्शन लेते हैं, और बचे 8 महीने के लिए हम लोग उसको डॉर्मेंसी, स्लीप मोड या मल्टीप्लिकेशन मोड आप बोल सकते हो। उस टाइम पे बीज को हम लोग मिट्टी में रखते हैं कि वो जमीन से जो न्यूट्रिशंस उसे प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो न्यूट्रिशंस वो वहां से ले सके। नागपुर का ये युवा अपने 450 वर्ग फुट के कमरे में दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर उगा रहा है, और खास बात यह है कि इसके लिए न तो मिट्टी की जरूरत है और न ही पानी की। जाहिर है इन्होंने केसर की खेती इसलिए शुरू की क्योंकि ये महंगा है, इसकी मांग ज्यादा है और उत्पादन कम होता है। मतलब अब अगर इस तकनीक को अपनाकर केसर की खेती शुरू की जाए तो केसर का उत्पादन भी बढ़ेगा और खेती से घर बैठे लाखों का फायदा भी होगा। योगेश, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।